तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की, ठीक है। तो जुडिशरी में हमने नालसा, कैट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे मेन चंक की, जो कि जुडिशरी का बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमेशा न्यूज़ में रहता है यार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कुछ कुछ चीज़ें, तो हमेशा ये क्वेश्चन आ सकता है। हमेशा याद रखना यार, हमारे पास स्टैटिक पोर्शन पे हमेशा ध्यान देना, बिकॉज डायनेमिक किस साल यूपीएससी बदल देगी आपको नहीं पता, किस साल डायनेमिक से कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं पता। तो हर आदमी डायनेमिक क्वेश्चन में, डायनेमिक जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हर आदमी एक तरह से विविधा में आएगा, दुविधा में आएगा। बट स्टैटिक पार्ट जिसका स्ट्रांग है वो हमेशा डायनेमिक पार्ट को हैंडल कर ही लेता है, बिकॉज समथिंग जो कि डायनेमिक पार्ट और स्टैटिक पार्ट में रिलेटेड है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट से ही डायनेमिक पार्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास सबसे जरूरी होता है यार बेसिक चीज़ों को कवर करना, और ये बेसिक चीज़ें कभी खत्म नहीं होगी। आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद भी यही चीज़ें रहेगी, ठीक है ना, बदलेगी नहीं। बात डायनामिक चीज़ें बदल सकती हैं बट स्टैटिक चीज़ें वही रहेगी। तो हमेशा जब आप बिल्डिंग बनाओ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, बिल्डिंग बनाओ तो कैसा बनाओ, हमेशा जो न्यू है, जो बेडरॉक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनता है। बेडरॉक पे हमेशा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बेडरॉक को एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, उसका डायनामिक चीज़ें तो हर साल बदलती जाएगी, तो उसके बाद हर साल आप डायनामिक चीज़ों को कंट्रोल कर लेना, बिकॉज फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स क्रैक होगा कोई गारंटी नहीं दे सकता, ओके। तो इसीलिए जो डायनेमिक पार्ट है उस पर कम, अभी तो हम डायनेमिक पार्ट पर फोकस करेंगे, बट अभी हम स्टैटिक पार्ट पर फोकस कर रहे हैं, उसके बाद डायनेमिक पार्ट एंड देन सी सेट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिसगाइज ज्यूरिस्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखो भाई, हाई कोर्ट में डिसगाइज ज्यूरिस्ट को अपॉइंट करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, बिकॉज हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे हमारे पास सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिसगाइज ज्यूरिस्ट, जिस आदमी के पास अच्छा ज्ञान हो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कोई आदमी अच्छा लगे कि यार ये हाँ इसके पास जुडिशरी का अच्छा ज्ञान है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ हाई कोर्ट। सो दिस इज क्या लिखा है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, दिस गाइज नीड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही बात है यार, कोई प्रोविजन नहीं है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखो भाई, मिनिमम एज तो नहीं बताती है ना, सिटीजन होना चाहिए ये बोलती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पर्सन कैसा होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ना, कम से कम 10 साल तक एडवोकेट रहना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, है ना। सो इट डज नॉट प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज, बिल्कुल सही बात है। जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड, जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एज वेल एज एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, उनको अपॉइंट कौन करता है भाई, है ना, उनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इनकी जो ओथ है ना उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, जो शपथ लेते हैं जज, है ना, हाई कोर्ट के, उनको ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है, ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द हाई कोर्ट, सॉरी ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर, बट इनको अपॉइंट कौन कर रहा है यार, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट जजेस की बात कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका ओथ कौन लेता है, उनका ओथ कौन देखता है, गवर्नर, बट उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो ये दोनों कौन करता है, बोल रहा है गवर्नर, बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। क्या पार्लियामेंट नंबर ऑफ जज को इंक्रीज कर सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, ना, क्योंकि जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट, बट जो नंबर ऑफ जज है ना हाई कोर्ट के अंदर उसको कौन डिसाइड करता है भाई, हाई कोर्ट के अंदर को डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज होंगे इसको डिसाइड कौन करेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा भाई, इसको डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। एंड हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे उसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं बे, जो कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ने से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप जब थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ती हैं तो इसको समझ नहीं आता है, सही बोल के आगे बढ़ जाएंगे, बट ये जब क्वेश्चन गलत होता है ना तब जाकर समझ आता है। तो इसीलिए अभी हम बेसिक चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। द स्पीकर मस्ट एडमिट अ मोशन टू रिमूव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट एज पर जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। जो स्पीकर है वो एडमिट करता है क्या मोशन जो कि जज को रिमूव करने के लिए होता है उसको। देखो भाई, जो रिमूवल की प्रोसीडिंग्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जज है ना, वो इसको इनिशिएट कर सकता है, उसको इनिशिएट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट दोनों को, उसको सिर्फ इनिशिएट कहाँ पे किया जा सकता है, पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप इसको क्या करोगे, एनी स्टेट किसी भी जज को एज पर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 से आप इसको क्या कर दोगे, स्पीकर को दे दोगे, ठीक है ना। इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और कम से कम 50 मेंबर इसको साइन करने चाहिए भाई, सॉरी 100 मेंबर लोकसभा के अंदर एंड 50 मेंबर राज्यसभा के अंदर जब इसको साइन करेंगे तभी जाके ये स्पीकर के पास जाएगा। ओके ओके, डायरेक्टली ऐसे एडमिट नहीं कर सकता उसको कि आज चलो, हाँ चलो आज रिमूव करना है, ऐसे नहीं। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। हमको बात किसी करनी है भाई, रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज की बात करनी है, ठीक है। तो हमने बात की, देखो रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज कौन करता है, पार्लियामेंट करता है क्या, यस। द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई, क्या हाई कोर्ट जज के रिमूवल का जो प्रोसेस है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है, नहीं दिया है। कहाँ पे दिया है यार, ये दिया है जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में, जो ऊपर में जो एक्ट था ना, ये जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट, उसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में दिया है इसके बारे में, ठीक है। सो डिटेल प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन, डिटेल प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी प्रूवेंट मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे पास जो ग्राउंड है भाई रिमूवल का जज ऑफ द हाई कोर्ट, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बिल्कुल दिया हुआ है, बट इट इज प्रूवेन मिसबिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। इनकैपेसिटी, ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कोई सा ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसका रिमूवल के बारे में हाई कोर्ट जज के बारे में दिया हो। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इज नॉट द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द जज हायर जुडिशरी। जैसे कि ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक ग्राउंड है फॉर द रिमूवल ऑफ हुम, फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का रिमूवल का एक हमारे पास ग्राउंड है इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हायर जुडिशरी में किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का सबसे मेन जो ग्राउंड दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है प्रूवेंट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ, सॉरी करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू, डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जज इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जो सैलरी है या फिर अलाउंसेस है हाई कोर्ट जज का, उसको कौन डिसाइड करता है भाई, उसको कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है क्या, बिल्कुल डिसाइड करता है। द सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो भाई, इट इज चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अगर पेंशन की बात होती तो इट इज चार्ज बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, कितना दायरा है हाई कोर्ट का काम करने का, तो ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट के काम करने का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है भाई, नहीं मेंशन्ड है। सो ये बिल्कुल सही बोल रहा है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंड टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल। जो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है भाई किसी भी हाई कोर्ट का, क्या वो देश के हर कोर्ट में जाता है, हर कोर्ट में एक्सटेंड करता है, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। और एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट्स, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की किसी भी चीज़ को हाई कोर्ट देख सकता है, ट्राइब्यूनल्स के मैटर को हाई कोर्ट एक बार देख सकता है, एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो कवर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एक स्पेशल पावर है हाई कोर्ट का, ठीक है, और ये हमारे पास हर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस को कवर कर सकता है, बिल्कुल सही बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस को सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कवर करता है। थर्ड है, द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनफोर्स राइट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओनली। देखो भाई, जो रिट्स है वो हाई कोर्ट इशू कर सकता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, है ना। अगर कहीं भी सिटीजन का इंडिया के अंदर राइट्स ठीक से नहीं हो रहा है फॉलो, है ना,
आउटसाइड टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन भी इसको फॉलो कर सकता है जब तक उसके राइट्स फॉलो ना हो जाए तब तक। सो इट इज़ नॉट ओनली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करनी है। टेन्योर फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो टेन्योर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है क्या? गलत है भाई, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं यहाँ पे फिक्स नहीं किया है टेन्योर, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न लिखे कि कब तक कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। ओके जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 65 ईयर्स तक कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जज रह सकता है ना। एंड ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट कर सकते हैं। एंड ही कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके रिजाइन कर सकता है, रिमूव कर सकता है। रिमूव कौन करेगा याद रखना, प्रेसिडेंट, बट रिकमेंडेशन किसकी? पार्लियामेंट की। द प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर फॉर अ जज आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम। जो प्रेसिडेंट है कैन इशू रिमूवल ऑर्डर फॉर अ जज आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम। जो प्रेसिडेंट है वो तभी रिकमेंडेशन मतलब रिमूवल ऑर्डर इशू कर सकता है जब कॉलेजियम बोलेगा। कि स्टेटमेंट सही है भाई ना, गलत है। कैसे गलत है भाई? बिकॉज अ जज द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट का जो इशू है ऐसा ऑर्डर वो तभी कर सकता है जब पार्लियामेंट के अंदर ये इसको एड्रेस किया जाए। तो कॉलेजियम नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को एक सुप्रीम कोर्ट जज को निकालना है, निकाल दो उसको, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट बोलेगा, पार्लियामेंट जब स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव होता है, रिमूवल ऑर्डर आता है। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो जज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड। बिल्कुल सही बात है। इतना मुश्किल है यार सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना कि आज तक के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के आज तक के इतिहास में आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज निकला हुआ नहीं है, इम्पीच नहीं हुआ है। ग्राउंड क्या था भाई? प्रूवेंट मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। याद रखना, द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इज प्रूवेंट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 3 ओनली, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमको किसकी बात करनी है भाई? जुडिशियल रिव्यू पावर की बात करनी है। जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। बिल्कुल सही बात है। और इसको हम क्या बोलते हैं? खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की पावर, है ना, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं यार। एंड यहाँ पे कहाँ बात की जा रही है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, है ना, आर्टिकल 137 में बात की गई है इसके बारे में, ठीक है। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ना भाई ना, जुडिशियल रिव्यू का जो टर्म है एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि आर्टिकल 13 जो है ना, कहीं भी वाइड हो जाता है अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो, है ना। मतलब आर्टिकल 13 बोलता है कि एनी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को प्रोविजन के साथ कंट्राविन करता है वो वाइड हो जाता है। तो एक तरह से ये भी जुडिशियल रिव्यू ही है। हम वहाँ से इसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ इस प्रकार का जुडिशियल रिव्यू है। आर्टिकल 32 से 226 से, जहाँ पे हमारे पास बोलता है कि भाई जो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। तो उन सब चीज़ों से हम समझते हैं कि देखो भाई जुडिशियल रिव्यू है, एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनली, ओके, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। बिल्कुल सही बात है। जुडिशियल रिव्यू क्यों इवॉल्व हुआ भाई? बिकॉज हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है। इसी तो आर्टिकल 30 को एक तरह से हमारे पास, आर्टिकल 13 क्या बोलता है याद रखना, ऐसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के किसी प्रोविजन को कंट्राविंस करे वो वाइड बन जाता है, ये लिखता है।
आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट्स की बात करता है, ये हाई कोर्ट्स के अंदर रिट्स की बात करता है ना। तो ये हमारे पास जो है एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के बेसिस है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट में बी अपॉइंटेड टेम्परली डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो चीफ जस्टिस है किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का, उसको कुछ समय के लिए गवर्नर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, प्रेसिडेंट कर सकता है ऐसा, अगर उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ जरूरी काम आ गया है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो जैसे कि डेथ हो गया जो सिटिंग गवर्नर का, तो उस केस में दी गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम दी ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्राउंड है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है, गवर्नर के लिए ऐसा कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज जस्टिफाइबल। गवर्नर को रिमूव कौन करता है भाई? गवर्नर को रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है इसको बिकॉज ही होल्ड्स द ऑफिस, ही और सी होल्ड्स द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है इट इज नॉन जस्टिफाइबल, नॉन जस्टिफाइबल एंड नॉट जस्टिफाइबल, ये नॉन जस्टिफाइबल है। नॉन जस्टिफाइबल मतलब अगर प्रेसिडेंट ने किसी गवर्नर को रिमूव कर दिया तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते ये बोलने के लिए कि भाई मेरे क्यों रिमूव कर दिया, ये बोल के, ठीक है। सो नॉन जस्टिफाइबल, यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, सो दिस इज नॉन जस्टिफाइबल। आप उसके प्रेसिडेंट ने किसी गवर्नर को रिमूव करे तो आप नहीं बोल सकते क्यों रिमूव किया भाई, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। सो इट इज नॉन जस्टिफाइबल। सो हमसे क्या पूछा है भाई? करेक्ट पूछा है, करेक्ट 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 क्या होगा यार? करेक्ट तो 1 ओनली है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करनी है। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। बिल्कुल सही बात है यार, सुप्रीम कोर्ट अब किसी पर्सन को अगर कोई उसका अपमानना करता है सुप्रीम कोर्ट का, कंटेम्प्ट के केस में उसको पनिश कर सकता है। अब कंटेम्प्ट 2 तरह के हो सकते हैं भाई, सिविल भी क्रिमिनल भी, है ना। और रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशरी इज नॉट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, याद रखना। द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सपांड द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल गलत है भाई, पार्लियामेंट कैन नॉट कटेल दी सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन, उसको बढ़ा जरूर सकता है, ठीक है। सो कैन नॉट ऑथराइज बोल रहा है, गलत बात है। इट कैन एक्सटेंड दी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कटेल नहीं कर सकता, बढ़ा जरूर सकता है। The Constitution authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in any matter। हाँ, कोई भी मैटर में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकता है क्या? ना, एनी मैटर नहीं है भाई। यहाँ पे आर्टिकल 143 जो कि बात करता है किसके बारे में? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के बारे में। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है कौन? प्रेसिडेंट, 2 मैटर्स में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 मैटर लिया बताया गया है। मैटर ऑफ द लॉ, है ना, ऐसा मैटर जिसमें है क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसमें कोई है ना, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट, या फिर कोई भी डिस्प्यूट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट ट्रीटी में आ रहा है तो ये पूछ सकता है प्रेसिडेंट। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट ट्रीटी। तो देखो भाई एनी मैटर नहीं है, सिर्फ 2 ही मैटर में हमारे पास प्रेसिडेंट पूछ सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, अंडर आर्टिकल 143 इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमको पूछा गया है रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव रिगार्डिंग रिट्स। जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव है क्या? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही रिट्स के जुरिसडिक्शन है भाई? क्या हाई कोर्ट के पास नहीं है?
गलत बात है यार, हाई कोर्ट्स के पास भी है। An aggrieved person has to compulsorily approach the high court first for the enforcement of their fundamental right। ना जो jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग रेट्स, इट्स ओरिजिनल ऑल्सो, ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो दी जुरिसडिक्शन है ना रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो सुप्रीम कोर्ट कैसा है, ओरिजिनल है, आप डायरेक्टली उसके पास भी जा सकते हो। सो यू कैन नॉट, यू डू नॉट हैव टू गो फर्स्ट टू द हाई कोर्ट, है ना, तो ये गलत है भाई। The writ jurisdiction of the High Court is wider than the Supreme Court, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 जिसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 32 रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल नंबर 226 जो है रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। और जो हाई कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन है वो वाइडर है। कैसे? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है भाई वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है, बट जो हाई कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ओनली, फंडामेंटल राइट्स प्लस ऑर्डिनरी राइट्स। सो ज़्यादा है भाई किसका, हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग द रिट्स। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा डी 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमको बात करनी है भाई। द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। जो जज ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है यार, उनको कौन अपॉइंट करता है? देखो, जज ऑफ द हाई कोर्ट होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बार बार देख लिए हमने, इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर यार, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। क्या मिनिमम एज बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यार? ना, मिनिमम एज नहीं बताया गया, हमने 2 बार देख लिया क्वेश्चन यार। उसमें लिखा होगा कि मैक्सिमम कितना दिन तक वो अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। जज ऑफ द हाई कोर्ट 62 ईयर्स एंड फॉर सुप्रीम कोर्ट इट इज 65 ईयर्स। जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट ही जज ऑफ द हाई कोर्ट को रिमूव कर सकता है। एंड जो इसका रिमूवल प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, किसी भी एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से स्टार्ट होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करना पड़ेगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा। तो सबसे मुश्किल काम इस देश में क्या है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे मुश्किल काम तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, उसके बाद सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट काम है सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव करना, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना। इतिहास इतना समझ लो भाई, इतिहास में आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया गया है, कोई भी रिमूव नहीं हुआ है, इतना मुश्किल है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करनी है। A high court is barred from considering the constitutional validity of any central law। कोई भी सेंट्रल लॉ है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखने के लिए हाई कोर्ट मना किया गया है क्या हाई कोर्ट को? गलत है भाई, हाई कोर्ट इज नॉट मना किया गया, बिकॉज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, जो जुडिशियल रिव्यू पावर था हाई कोर्ट को, है ना, उसको कर्टेल कर दिया। बट उसके बाद 43 अमेंडमेंट हुआ, 43rd अमेंडमेंट हुआ 1977 में, उसने ये पावर को क्या कर दिया, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ले आया, जिससे वो क्या कर सकता है, अब जाके वो सेंट्रल लॉ को भी रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, द लॉ ऑफ द हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग विद इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। बिल्कुल सही बात है, कोई भी लॉ हाई कोर्ट ने बनाया तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उन पे ये बाइंडिंग है यार, जिस स्टेट पे काम कर रहे हैं उसके जुरिसडिक्शन में जो काम कर रहे हैं वो सब कोर्ट्स पे। हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट। बिल्कुल सही बात है, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से जुडिशियल रिव्यू, अपना खुद जजमेंट को देखना, है ना। हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी। करेक्ट हमसे पूछा कर जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हमको हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करनी है। The Parliament can extend the jurisdiction of the High Court to any union territory। पार्लियामेंट जो है हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन को किसी भी यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है यार। पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। ये लाइन याद रखना, फिर सबकी समझ आएगा आपको। द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। मैंने बात की थी आपको कि सैलरीज और अलाउंसेस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आते हैं, बट जो पेंशन है यार, जो पेंशन है ना, वो कहाँ से आता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से आता है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट।
द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉल अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। रिट जुरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल व्हाट, आर्टिकल 226 डील्स विद द रिट जुरिसडिक्शन द हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 डील्स विद द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चंद्र कुमार केस जो कि 1997 में था, इंपॉर्टेंट केस इसलिए मैं लिख रहा हूँ। चंद्र कुमार केस जो है 1997 का, उसने सुप्रीम कोर्ट के है ना और जो हाई कोर्ट के दोनों के जो रिट्स है ना उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया। रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट का क्या बना दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया। सो आंसर हो जाएगा 1 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए 1 और 3, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन समझते हो, ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिप और सिप, तो ऐसा नहीं है भाई, बिकॉज इंटर स्टेट अगर रिवर डिस्प्यूट हो रहा है तो आपके पास एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। वाटर डिस्प्यूट के केस में ना, वाटर डिस्प्यूट के केस में ट्राइब्यूनल बन रहा है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देखो भाई जो डिस्प्यूट है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आप डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो क्या, बिल्कुल जा सकते हो यार। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का भी जुरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट देख सकता है। मैटर फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हो क्या, बिल्कुल सही बात है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में बताया गया है यार, ठीक है। और ये देखो जहाँ पे हमारे पास रिलेटिंग टू दी पार्लियामेंट के में जो मेंबर्स का इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, है ना, आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जा सकते हो। सो करेक्ट यहाँ पे तीनों है भाई, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, ना भाई ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये इवॉल्व हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में नहीं बताया है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज अ एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो भाई कोई भी हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक एडहॉक जज से अपॉइंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं जब जरूरत पड़ी तो। नो जज कैन टेक अप द मैटर ऑन हिज ओन अनलेस अलॉटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है यार। हु इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, मास्टर ऑफ द रोस्टर इज द सीजेआई। मतलब अगर चीफ जस्टिस ना चाहे कि इसको ये मैटर देना है तो कोई नहीं ले सकता अपने आप उसको, जब तक चीफ जस्टिस बोलेगा नहीं हाँ तू इस केस को देख, तू इस केस को देख, तब तक कोई नहीं ले सकता उस केस को, कि बोलेगा नहीं नहीं मैं इस केस को लूंगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। हमने देखा भाई सैलरीज अलाउंसेस को कौन डिटरमाइन करता है यार, हाँ इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट यार, ठीक है। और जो सैलरीज अलाउंसेस है वो कहाँ से चार्ज होते हैं, चार्ज फ्रॉम द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड दे आर नॉट वोटेबल। बट जो पेंशन है वो कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों में चीज याद रखनी है अपने को। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द जुरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या उसके अंदर डिटेल प्रोविजन नहीं है भाई, कितना जुरिसडिक्शन होगा, कितना पावर होगा हाई कोर्ट का, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। उसमें इतना लिखा है कि देखो भाई जो पावर है, जो जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का वो उतना होगा जितना कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले था। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। हमको बात किसी करनी है भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताना है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। ही और सी शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी आदमी को डिस्ट्रिक्ट जज बनाने के लिए क्या उसका कोई सर्विस में होना जरूरी नहीं है, मतलब
नहीं होना चाहिए वो सर्विस में, बिल्कुल सही बात है। कोई भी पहले से किसी सर्विस में नहीं होना चाहिए, अगर स्टेट या फिर सेंटर की कोई भी सर्विस में नहीं होना चाहिए, अगर उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो बिल्कुल सही बात है। ही और सी शुड नॉट और ही और शी शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 10 years ना 10 years के लिए प्लीडर या फिर एडवोकेट होने की जरूरत नहीं है भाई, 7 years क्राइटेरिया। अगर 7 years से कोई प्लीडर या फिर एडवोकेट है तो जाके वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए 35 मतलब सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए सिटीजन होना चाहिए। दूसरा 10 years का एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में। ही और सी शुड बी रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, है ना। इसको रिकमेंड कौन करेगा भाई, है ना, इसको रिकमेंड करेगा हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज को अब सुप्रीम कोर्ट देखने लगे तो कैसे जिएगा भाई इतना बड़ा देश, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, इसको रिकमेंड हाई कोर्ट करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, वन ओनली आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जजेस। हमको ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करनी है। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखो भाई, प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग whom, आफ्टर कंसल्टिंग द CJI, नॉट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कंसल्ट करता है किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने से पहले। ओनली द जज हु इज ट्रांसफर्ड कैन चैलेंज द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो मैं जज हूँ, मान लो कि जज हूँ और मेरे को ट्रांसफर कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ के प्रेसिडेंट ने, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मैं ही चैलेंज कर सकता हूँ कि बिना मतलब को मेरे को ट्रांसफर कर दिया बोल के? हाँ बिल्कुल, मेरे बदले मेरे बेटा नहीं कर सकता, ना मेरी बहू नहीं कर सकती, ना कोई दोस्त नहीं कर सकता, ठीक है। सो बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार, करेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। बिल्कुल गलत, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि हाँ भाई हम 2 और मोर स्टेट जो है वो बना सकते हैं, बट पार्लियामेंट कर सकता है, ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में, जहाँ पे ये बोला गया है। The Parliament can extend the jurisdiction of the High Court to any union territory। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला ना, एक लाइन याद रखना, पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा ताकत है। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ बिफोर द गवर्नर। जो ओथ होता है, जो भी जज होता है वो किसके सामने ओथ लेता है भाई? कि गवर्नर के सामने ओथ लेता है। बिल्कुल सही बात है, गवर्नर के सामने ओथ लेता है। बट अपॉइंट कौन करता है इसको? अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक, ये कंफ्यूज नहीं होने का। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 3, आंसर हो जाएगा डी। 20 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है यार, बिकॉज जो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है ना, उसको कौन डिसाइड करता है भाई? इसको डिसाइड करने वाला है पार्लियामेंट। बट जो हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे, इसको डिसाइड करने वाला है प्रेसिडेंट। दोनों में समझ लेना अपने को। देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एज लिमिट नहीं है भाई। यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो क्या है, पहला तो सिटीजन होना चाहिए, है ना, जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए, अगर जज है इनमें से कोई एक, जज ऑफ सिटीजन तो पक्का, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर मोर देन 5 years, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, 10 साल तक कोई एडवोकेट होना चाहिए, है ना, या फिर कोई डिस्टिंग्विश जरिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे सिटीजन प्लस ये, सिटीजन प्लस ABC, ठीक है, डिस्टिंग्विश जरिस्ट। उसकी नज़रों में, किसकी नज़रों में? प्रेसिडेंट की नज़रों में बहुत अच्छा आदमी, ठीक है, जो कि अच्छा से डिसीजन ले सके, अच्छा ज्ञान रखे आदमी, बुद्धिमान आदमी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 जजेस इन द हाई कोर्ट। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो जो जज होता है ना, उसको कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, नंबर ऑफ
जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। The jurisdiction of the, so first is incorrect ना, the jurisdiction of the high court regarding union territory is decided by the president of India। जो हाई कोर्ट का jurisdiction है उसको कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो कहाँ पे प्रेसिडेंट है, कहाँ पार्लियामेंट, उसको अच्छे से याद रख लेना, बार बार क्वेश्चन बना बना के, बार बार देख देख के इस चीज को। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द एमपी दैट फॉल अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका इलेक्शन एमपी कोई भी इलेक्शन है, लोकसभा में चुनाव हो रहा है या फिर राज्यसभा में हो रहा है, तो वो क्या डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकता है, बट हाई कोर्ट भी जा सकता है यार। ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है, ऐसा नहीं उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सो दिस इज करेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन द हाई कोर्ट। ओरिजिनल मतलब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। मैटर रिलेटेड टू द रिवेन्यू कलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो रिवेन्यू कलेक्शन पे जो मैटर्स हैं उसके लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही बात है यार, आप तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, तो हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं। केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ऐसे केसेस जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, उसमें आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द पंचायत मेंबर्स, देखो भाई, जो डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी पंचायत मेंबर्स है ना, वो इसको स्टेट लेजिस्लेचर दिखता है, हाई कोर्ट के अंदर नहीं आता ये, है ना। इसको कौन देखता है? स्टेट लेजिस्लेचर। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 23 है विद रेफरेंस टू एडहॉक जज। एडहॉक मतलब टेम्पररी जजेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड, बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ जजेस मिसिंग है, फिर कुछ केसेस जरूर ज़्यादा केसेस आ गए हैं अचानक से, तो उनको देखने के लिए। एडहॉक जज एंजॉय ऑल द जुरिस्डिक्शन पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या कंडक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट पे आप डिस्कस ना कर सको? बिल्कुल सही बात है। क्या बिल्कुल सही बात है यार। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये भी सही बात है। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ना कर्टेल करने के लिए वो हम पावर नहीं है भाई। जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हमको पूछा जाए, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने के लिए बताया जाए, तो हाँ पार्लियामेंट कर सकता है, घटाने के लिए नहीं कर सकता यार, उसके लिए नया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना पड़ेगा, ठीक है। Which of the above provision safeguard ensure the independence and impartial functioning of the Supreme Court? तो 1 and 2 करेक्ट है यार। क्वेश्चन नंबर 25 है विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमको बात किसकी करनी है? पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि खुद के जजमेंट और ऑर्डर को देख सके? बिल्कुल सही बात है, जुडिशियल रिव्यू तो बोल रहे हैं यार हम, ठीक है। इट्स लॉ इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है यार कि इसका लॉ कहीं भी बाइंडिंग नहीं है? नो, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो नॉट बाइंडिंग बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार। इट कैन ट्रांसफर अ केसेस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। विड्रॉ भी कर सकता है पेंडिंग केसेस का, फिर ट्रांसफर कर सकता है। It can give the final version to the spirit and content of the provision of the constitution, बिल्कुल सही बात है यार। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ें हैं, अगर किसी को समझ ना आए क्या है, तो फाइनली ये बड़ी रहता है कि हाँ ये बोलना चाह रही है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट हमसे पूछा गया है 1 3 and 4 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। 26 है भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन अ हाई कोर्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है भाई किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का,
या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो अब जब वो इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट को, तब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज रिपंगनेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ टाइप का है तो भी कर सकते हैं। लॉ मेड बाय इनकम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर ठीक से जो अथॉरिटी है वो अगर इस लॉ को नहीं बनाया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं बनाया, तो भी हम सब क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा डी। तो ये सब चीजें हैं यार जिससे आपके दिमाग में घुस जाएगी, दिमाग में नहीं, हम लॉजिकल बात करेंगे तो कॉन्शियस माइंड होता है जहाँ से हम सोचते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जहाँ पे चीजें स्टोर होती है। सोते समय आपका सब कॉन्शियस माइंड जाता है, तो अगर आपने चीजें सब कॉन्शियस माइंड में डाल दी तो आप समझना इनवॉलेंटरली आंसर यहाँ से निकलेगा आपको ना चाहते हुए भी। तो हमको सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को डालनी है, और सब कॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम चीज़ें स्टोर होती है पॉइंट्स में। तो याद रखना भाई, पॉइंट्स आर द की टू सक्सेस। और हम क्वेश्चन तो पॉइंट्स में ही बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट कैन बी कंसिडर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब बहुत बार देख लिया भाई कि डायरेक्टली आप इसमें से किस मैटर में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, ये हमसे पूछा गया है। मैटर ऑफ एडमिरलिटी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यार ये छोटे छोटे मैटर्स में आप समझो भाई, समझो, छोटे छोटे मैटर्स नहीं हैं। आप किसी मैरिज रिगार्डिंग मैटर है, डिवोर्स रिगार्डिंग मैटर है, कंपनी का कोई लॉ में दिक्कत आ गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप डायरेक्टली क्या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है। स्टेट लेजिस्लेचर में कोई डिस्प्यूट हो गया है, फिर एमपी का डिस्प्यूट, लोग क्या सोचते हैं भाई एमपी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एमपी के लिए हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं यार, अगर वहाँ डिस्प्यूट हो रहा है तो इलेक्शन में। यस, तो दोनों ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं हाई कोर्ट के। तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा सी। 28 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, The 7th Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common high court for 2 or more states। इतने क्वेश्चन बना लिए भाई, अभी तो पता हो ही गया होगा कि हाँ ये सही है यार। At present there are 34 high courts in country and Delhi is the only union territory that has high court of its own। कि ये सही है भाई? गलत है, बिकॉज अभी हमारे पास कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं यार, ठीक है। एंड यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है वो कौन है भाई? दिल्ली। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। बाकी जो है कोई भी हाई कोर्ट, जैसे कि हमारे पास अंडमान एंड निकोबार को कलकत्ता आना पड़ता है ना, उस प्रकार से ज्वाइनिंग में है। तथा नागर हवेली बॉम्बे है, उसी प्रकार से, ठीक है। लक्षद्वीप का हमारे पास क्या है? केरला। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा ए 1 ओनली। तो हमने कवर किए क्वेश्चंस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी का यार, मैं जुडिशरी को सब टॉपिक में ब्रेक कर दी जिससे आसानी से चीजें याद हो जाए, याद होना जरूरी है भाई।